हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग मोशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी पर्पस से सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो बढ़िया से एक एक चीज को समझें, एक एक चीज को रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा अपने कैरियर पर फोकस करें बेटा, है ना। मैं अपने तरफ से हमेशा पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। बार बार कहता हूं मैं, अच्छी तरह से आप किसी भी चीज को आसानी से समझें और आपका कैरियर ग्राफ बढ़ने में हमसे जितना मदद हो सकता है मैं इसका वादा करता हूं, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अगला प्रॉब्लम है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। अब देखो ये सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर 200 मीटर है और एक बार घूमने में किसी एथलीट ने कितना समय लिया? 40 सेकंड लिया। ठीक है। अरे भाई, एक सर्कुलर ट्रैक है, कोई एथलीट अगर मान लो ए से शुरू करता है तो फिर से ए तक जाने में उसको कितना सेकंड लग जाता है? 40 सेकंड। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? अब देखो टाइम कितना दिया है। टाइम तुमको दिया है 2 मिनट, 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 120 को मल्टीप्लाई करेंगे ना सॉरी 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मिनट है तो 120 हो गया प्लस 20 हो गया इज इक्वल टू 140 सेकेंड हो गया। ठीक। अरे 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो गया प्लस 20 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड तक वो घूमता रहा। अब कह रहा है कि इसका डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब भाई कैसे निकालेंगे? पता ही नहीं है कि कहां है। पहले तो उसका लोकेशन पता करना होगा कि पहुंचा कहां तक। ठीक है, ए से बी तक पहुंचा, आधा सर्किल पहुंचा कि 4 बार इसको जो है हम लोग 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। ए से कहीं यहां एक्स तक तो नहीं पहुंच गया, ए से कहीं वाई तक तो नहीं पहुंच गया। ठीक है, अब कहां तक पहुंचा ये देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि एक बार इसको घूमने में 40 सेकंड लगता है। तो इसका जो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल लो। तो बेटा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल लो, कितनी बार ये घूमता है पहले ये देख लो, फिर पहले इसका जगह पता करते हैं कि है कहां पर ही। ठीक है, तो 140/40 हो गया, 7 हो गया। अच्छा, 3.5 रिवॉल्यूशन से घूमा है। ठीक है ना। कितना जो है, कितना रिवॉल्यूशन घूम गया, कितनी बार रिवॉल्व कर लिया? 3.5 बार। मतलब 3 बार तो कंप्लीट घूमा, अगली बार यहां से शुरू करके यहां पर आके खत्म किया। लास्ट टाइम यहां से शुरू करके यहां पर आके खत्म किया। ठीक। और इसका डायमीटर आपको 200 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना मीटर हो गया? 100 मीटर हो गया। ठीक। अब देखना, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्टेंस तो यही होता है ना, सर्कमफेरेंस ही होता है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है उसका कवर निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? कितना बार घूमा है? 3.5 ना, तो 3.5 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ रही है बात? तो 3.5 या 7/2 कर लो, सॉल्व करने में आसानी होगी। इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 100, ये इसका डिस्टेंस हो गया। सॉल्व करके निकाल लेना। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो आपको पता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इसके बीच का जो टोटल उसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 100 मीटर इधर, 100 मीटर इधर, या डायमीटर 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर हो गया बेटा। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minute 30 second. Joseph
कोई लड़का है, अरे लड़की है मान लो, कुछ भी मान लो, भैंस मान लो, कुत्ता मान लो, कुछ भी मान लो। जोसेफ जॉग्स, खाली यहां से वहां जाना चाहिए। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी, ए से बी तक गया। ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड, कितना मीटर बेटा? 300 मीटर। और कितना देर में गया? 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब 150 सेकंड में गया। ठीक है। देन रिटर्न्स, फिर रिटर्न भी होता है। अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। ठीक है, फिर से 100 मीटर रिटर्न होता है, वापस होता है। 300 मीटर तो गया था, फिर 100 मीटर वापस हुआ और सी पे पहुंच गया। कौन? जोसेफ। या मान लो कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा जानवर, कुछ भी मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से वहां तक गया। ठीक है। इन अनदर 1 मिनट, यहां से यहां तक आने में फिर जो वापस आया था, इसका भी टाइम इंटरवल दिया हुआ है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड हो गया। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग? जोसेफ का एवरेज स्पीड भी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है जॉगिंग के टाइम इंटरवल में, फ्रॉम ए टू बी। जब वो ए से बी तक गया, तो ए से बी तक गया, अब स्ट्रेट पाथ में गया है, तो सिंपल सी बात है कि जो एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा। क्योंकि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है तो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, और टाइम तो उतना ही लग रहा है। ठीक है, तो चाहे आपको एस ए वी निकालना हो कि वी ए वी निकालना हो, ठीक है, दोनों जो है दोनों निकाल लो, आप निकाल के देख लो। टोटल डिस्टेंस, मैं ऐसे भी निकाल देता हूं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन 300 और 2 मिनट 300 मीटर ही है ना बेटा? हाँ मीटर ही है, बाई 150 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब वेलोसिटी भी निकाल लो तो सेम निकलेगा, खाली फॉर्मूला चेंज कर देना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन कर देना। अब कह रहा है कि फ्रॉम ए टू सी, अब ए टू सी का कैलकुलेट करो। ए टू सी में अलग हो जाएगा, देखो बेटा, ए टू सी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। देखो कैसे गया 300 मीटर, फिर आया 100 मीटर। ठीक है, तो एस ए वी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इसका हो गया 400 मीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 150 में 60 ऐड कर दो, है ना, 210 सेकेंड हो गया। सॉल्व कर देना इसको। और ए टू सी, ये ए टू सी का निकाल रहे बेटा, ए टू सी का। और अगर ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट देखो तो 300 मीटर था, यहां से यहां तक, फिर 100 मीटर वापस आ गया, तो इनिशियल पॉइंट अब ए हो गया, फाइनल पॉइंट सी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। टाइम उतना ही रहेगा, क्योंकि गया भी था आया भी था, टाइम टेकन उतना ही रहेगा। तो अगर इसका एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना हो, ए टू सी का आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन निकाल दो। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर, और बाय टोटल टाइम टेकन हो गया उतना ही जितना था, 210 सेकेंड, है ना। सॉल्व कर देना। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात अच्छी तरह से? ए टू बी का मामला अलग है, ए टू सी का मामला अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम में। अब यहां अब्दुल आ गया। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया बात, आपको एस ए वी दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, जब वो स्कूल जा रहा था। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब जब रिटर्न हो रहा था, गया अब्दुल अपने घर से स्कूल गया, जाते वक्त 20 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त ट्रैफिक कम था, कितना है भाई? 30 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया बात। व्हाट इज द एवरेज स्पीड
फॉर अब्दुल ट्रिप। अब अब्दुल के ट्रिप का आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। अब कहोगे सर एवरेज स्पीड के लिए तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन होना चाहिए, डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है सर, न्यूमेरिकली गलत है ना। रे बेटा डिस्टेंस x मान ले, ठीक है, तो x ही गया, x ही आया। लेट d इज इक्वल टू x, तो d1 भी x हो जाएगा, जाते वक्त भी x हो जाएगा, आते वक्त भी x हो जाएगा, ठीक है। S1 तुमको दे दिया जाते वक्त का स्पीड, S2 भी दे दिया है, आते वक्त का भी स्पीड दे दिया है, ठीक है। अब यहां देखो गिवन का जो मामला है, क्योंकि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टाइम तो चाहिए। डिस्टेंस मान लो जाते वक्त x, आते वक्त x प्लस x 2x निकाल लोगे। अब बेटा टाइम वो तो नहीं दिया, जाते वक्त का स्पीड दिया, आते वक्त का स्पीड दिया, टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम कैलकुलेट करो। d1 इज इक्वल टू x, s1 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, तो t1 इज इक्वल टू d1 बाय s1 x बाय 20 आवर। उसी तरह से d2 इज इक्वल टू x, s2 इज इक्वल टू आया कितना से 30 किलोमीटर पर आवर से, बढ़िया बात है। तो t2 इज इक्वल टू d2 बाय s2 हो जाएगा, तो x बाय 30 आवर हो गया। जाने में समय लगा x बाय 20 आवर, आने में समय लगा x बाय 30 आवर, बढ़िया बात है। अब चलिए इसका SAV कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ओके, बिकॉज SAV इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू d1 प्लस d2 बाय t1 प्लस t2 इज इक्वल टू x प्लस x बाय 20 प्लस x बाय 30। ओके बेटा, चलो सॉल्व करते हैं। 2x बाय 20 30 का LCM 60 हो जाएगा, 3x प्लस 2x बाई 5x बाई 60 हो जाएगा, तो 2x इंटू 60 बाई 5x हो जाएगा बेटा, नहीं हो जाएगा? बोलो ना, ये 5x बाई 60 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, पलट जाएगा ना। तो x और x बेटा कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल कर दो, 12 टू जा 24 किलोमीटर पर आवर हो गया ना, निकल गया ना एवरेज स्पीड। मामला समझ में आया कैसे सॉल्व होगा? चलिए बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके या फिर से रिवाइंड करके रिवाइज कर लो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लो, ठीक है। अगला है ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बढ़िया बात है, ऑन ए लेक एक्सिलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए भैया 0, u बराबर 0। कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सिलरेशन 8 सेकेंड, टाइम हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, बढ़िया बात है। गिवन देख लो सर, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, है ना। s निकालना है, अब बताओ कितना इजी है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, सेकेंड इक्वेशन से डिस्टेंस निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction। देखो बेटा, इस सब में कभी मत फंसना, ब्रेक लगेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन ही होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसका एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव मानते हो तो ब्रेक लगा तो बॉडी तो रुकेगी ना, अपोजिट फोर्स लगेगा ना उस पर, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही जाएगा, ठीक है। इस सब में कभी बेवजह फंसने की जरूरत नहीं है। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट जा रहा था 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो यू हो गया 52 किलोमीटर पर आवर गिवन।
अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। बढ़िया बात है। द कार स्टॉप्स, अच्छा लो भाई कार बंद भी हो गई, रुक भी गई, b इज इक्वल टू 0, और कार चलना बंद हो गया, ऐसा नहीं है कि उसका इंजन बंद हो गया। और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है भाई। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। अब लो दो दो कारें हैं, हाँ? अब सबसे पहले तो यहां ये कर लो तुम, 52 इंटू 5/18 कर लो, ठीक है? काहे? बोलो बोलो काहे? क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है। 54 से चलाता तो आसान हो जाता। चलो ठीक है, जो चला रहा है जैसे चला रहा है, कैलकुलेशन आसान हो जाता, ठीक है? तो 2 से ही कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 18, 26, ठीक है? 26 5 जब बताना 130/9 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलो बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। b इज इक्वल टू 0 हो गया, टाइम 5 सेकेंड हो गया। ओके। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार। बढ़िया बात है। दूसरा ड्राइवर का देखो 3 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, दूसरे कार में जा रहा है, और उसने भी ब्रेक लगा दिया। अब लो स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में स्टॉप हो जाता है। v इज इक्वल टू 0। चलो इसको भी मीटर पर सेकेंड में ले ही लेते हैं बेटा। 3 इंटू 5/18 तो 5/6 मीटर पर सेकेंड हो गया। v इज इक्वल टू 0 हो गया। t भी दिया है क्या? देख लो देख लो, 10 सेकेंड, हाँ 10 सेकेंड, ठीक। ऑन द सेम ग्राफ पेपर, अच्छा जी, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? और दोनों का डिस्टेंस भी वहीं से निकालना है, ग्राफ से ही निकालना है आपको, ठीक है? चलो अब एक काम करो, जब ग्राफ बनाना है तो वैल्यू ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। .4 मीटर पर सेकेंड। यहां से 0 तक ग्राफ बनेगा, इसका रिटार्डिंग ग्राफ बनेगा, ऊपर से नीचे तक ये वाला ग्राफ, ठीक है ना? वेलोसिटी टाइम घटते 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 रिटार्डिंग ग्राफ टाइम एक्सिस को टच कर दिया तो वेलोसिटी 0 हो गई। इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है? तो ग्राफ पेपर पर बनाना होगा तुमको। बनाओगे कैसे ये मैं तुमको अभी समझा देता हूं। ये तो तुमको बनाना होगा, तुमको सॉल्व करना होगा बेटा। ऑन द सेम ग्राफ पेपर, अच्छा एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों ग्राफ बनाना है। प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम, अच्छा ये भी ले लो। .83 है ना, बहुत कम लेकिन वैल्यू है। खैर जो भी है, एनसीईआरटी ने दिया है, बनाना तो पड़ेगा तुमको। एक्स ले लेना, वाई ले लेना, ओरिजिन ले लेना, यहां वेलोसिटी, यहां टाइम। एक का 14.4 से स्केल ले लेना। एक का 14.4 से 5 सेकंड दिया था ना। मान लो यहां पर टाइम 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? तो इसका 14.4 से 5 पर लाके मिला देना, ओके? और दूसरे का 0.83, मान लो यहां 1 है तो 0.83 से ले जाके 10 तक मिला देना। समझ रहे हो? 0.83 से ले जाके 10 तक मिला देना। अब कह रहा है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बेटा इसका जो है इसका एरिया निकाल देना।
ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बी इंटू एच कर देना, हाफ इंटू बी इंटू एच कर देना, ठीक है। और इसका भी हाफ इंटू बी इंटू एच कर देना, ठीक है। दोनों का जो है, दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद बता देना कि किसने ज्यादा ट्रैवल किया, क्योंकि कह रहा है कि ग्राफ बना के कैलकुलेट करना है, नहीं तो बड़ा आराम से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेते हैं उसको। ऐसा कुछ है नहीं, ग्राफ पहले बनाना होगा ग्राफ कॉपी पर, उसके बाद उसको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाना तो आता ही होगा, वैल्यूज दिए हुए हैं, बता भी दिया मैंने, ठीक है। तो ग्राफ बना के बेटा इसको कैलकुलेट कर लेना। कभी कभी मेहनत करना भी सीखो, हर चीज टीचर के ही भरोसे छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगले नंबर में चले आओ। चलो इसका ग्राफ दिया हुआ है कम से कम, है ना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मान लो shows the distance time graph of 3 object A, B and C. Okay. Study the graph and answer the following question. पढ़िए मत। Which of the three is traveling the fastest? मैंने आपको बताया था ट्रिक, ये डिस्टेंस, ये टाइम, x, y, ये देख लो, इसका एंगल देख लो और इसका एंगल देख लो, A, B, किसका स्पीड ज्यादा? आप कहोगे सर बी का स्पीड ज्यादा, चूंकि एलिवेशन ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, ठीक है। अब देख लो which of the three is traveling the fastest, देखो जज करो। ये है, ये जो लाइन देख रहे हो ये A है, ये जो लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ये C है, और ये जो लाइन ऐसे निकल रही है ये है बी। क्लियर? अब तो क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो किसका स्पीड ज्यादा है? ये वाला ग्राफ किसका है पहचानो, इसका एंगल सबसे ज्यादा है, किसका ग्राफ है? बी का ग्राफ है। तो भैया बी का जो है फास्टेस्ट है, क्योंकि बाकी का एंगल अगर चेक करोगे, इसका भी एंगल चेक करो, इसका भी एंगल चेक करो, तो सबसे बड़ा एंगल आपको जो है किसका मिलता है? बी का ही मिलता है। तो बी इज द फास्टेस्ट। ओके। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या तीनों कभी भी एक जगह मिला है? नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि यहां अगर आप देखो तो दो बॉडी एक साथ आई है। कौन कौन? एक जो ये बॉडी जा रही थी बी, और जो एक ये बॉडी आ रही थी ए, ये दोनों एक साथ मिली है, ठीक है। यहां भी एक साथ मिला है, दो ही बॉडी में था, तीनों एक साथ तो कभी नहीं आया, आया ही नहीं, नो। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पास्ड ए? बी ने जब ए को पास किया, ठीक है, तो वो तो बेटा यहां से कैलकुलेट नहीं होगा। इसका एक सॉल्यूशन ग्राफ बनाना होगा तुमको। सी जब बी जब ए को पास करता है तो सी कितना ट्रैवल करता है, सॉल्यूशन ग्राफ से निकलेगा। हाउ फार बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी? बी जब सी को पास करता है तो बी कितना ट्रैवल करता है, ये तो बेटा सॉल्यूशन ग्राफ से बनाना होगा। इसका सॉल्यूशन ग्राफ बना लेना, अपने ग्राफ कॉपी में अपने हिसाब से बना लेना, एंगल मेजर कर करके बना लेना, ठीक है। अपने हिसाब से अपना वैल्यू करके इसको जो है मेजर कर लेना, फिर इसका डिस्टेंस आपको कैलकुलेट कर जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा कि कौन कहां किसको कितना ओवरलैप करके निकला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं उसको निश्चित ही बनाओगे जरूर उसको, ठीक है, क्योंकि ग्राफ कॉपी तुम्हारे पास है, ग्राफ तुम ड्राउ करोगे, ड्राउ करके उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। चलो, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को 20 मीटर, मान लो कोई भी बॉल है, छोटा सा मास है, इसको 20 मीटर हाइट से गिरा दिया गया, 20 मीटर हाइट से गिरा दिया गया।
इफ इट्स वेलोसिटी ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फेंका नहीं गया, गिरा दिया गया। किसी भी बॉडी को किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराओगे तो उसका इनिशियल 0 होगा। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, लो भाई इस बार भी गिफ्ट कर दिया तुमको, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं फंसाया। कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो। With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? बढ़िया प्रॉब्लम है, इसमें ग्राफ नहीं दिया, आराम से सॉल्व होगा, इजीली तुम सॉल्व कर लोगे। अब मान लो ये है ग्राउंड, 20 मीटर के बाद इसको ग्राउंड को टच करना है। किस वेलोसिटी से हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा? गिवन देख लो बेटा, U इज इक्वल टू 0, H इज इक्वल टू 20 मीटर, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है भैया किस वेलोसिटी से हिट करेगा, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, है ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। V स्क्वायर इज इक्वल टू U तो 0 ही हो गया, 2GH है तो 2 इंटू 10 इंटू H कितना था, 20 था। अरे बढ़िया बढ़िया, ये तो 20-20 का मैच हो गया भाई, 20 इंटू 20 हो गया। V इज इक्वल टू रूट अंडर 20 इंटू 20, तो एक 20 को निकाल लो, इतना मीटर पर सेकेंड हो गया, इतने मीटर पर सेकेंड से हिट करेगा। और कह रहा है कि कितने समय के बाद हिट करेगा भाई, टाइम निकाल लो। तो आपको V पता है, आपको U पता है, ठीक है, आपको G भी पता है, और बॉडी नीचे आ रही है, सपोर्ट ऑफ ग्रेविटी में आ रही है, सारे इक्वेशंस प्लस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, वो भी पता है आपको। तो V इज इक्वल टू हो गया U प्लस GT, है ना बेटा। तो U तो छोड़ ही दो आप, 10 इंटू T। अच्छा V का वैल्यू 20 इज इक्वल टू 10 इंटू T, तो T इज इक्वल टू 20/10, 2 सेकेंड में हिट करेगा। कितना देर में हिट करेगा, 2 सेकेंड में हिट करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया था, ताकि प्रॉब्लम समझने में या बनाने में परेशानी ना हो आपको, पिछले ही लेक्चर में बता दिया था। और अगर किसी का पिछला लेक्चर मिसिंग है तो निश्चित ही आप जाकर के उस लेक्चर को समझें, उस लेक्चर को पढ़ें, तब जाके ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होंगे, है ना। प्लेलिस्ट में चैनल पर सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जो पढ़ना हो, जितनी बार पढ़ना हो पढ़ो। अगला प्रॉब्लम देख लो बेटा, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज ऑन। किसी कार का स्पीड टाइम ग्राफ देख लो, ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे गया है, ऐसे ऐसे करके यहां तक आया है, ओके। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। अरे सिंपल सी बात है, पहले 4 सेकेंड में कार कितना ट्रेवल करके गया है, ये ग्राफ है भाई। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके गया है, तो स्पीड, अच्छा स्पीड दे दिया है और टाइम दे दिया है ना बेटा, ठीक है। तो पहले 4 सेकंड में कार ने कितना ट्रैवल किया, दिस यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक। तो कैलकुलेट कर दो ना इसको। Set the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period. इस पीरियड में ये वाला शेडेड एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया। अब ये निकालेंगे कैसे, सोचो 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 सोचो, जल्दी से सोचो कि इसका एरिया निकलेगा कैसे। पहले 4 सेकंड में हमने एरिया तो डिसाइड कर दिया, अब ये निकलेगा कैसे। क्या बेटा कुछ याद आया कि नहीं आया, बताओ, कुछ समझ में आया, क्या कर सकते हैं, बोलो बोलो। देखो यहां जो कर रहे हैं, सेटिंग तो कर दिया हमने, अब इसका एरिया कैसे निकालें। अगर यहां ऐसा करो
क्योंकि ये यहां 6 को टच कर रहा है, ये यहां 4 को टच कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कोई कांस्टेंट सर्कुलर एरिया है कि उस हिसाब से निकाल लें। तो यहां सबसे पहले देखो एनसीईआरटी के यही सब जो है प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप यहां ये बॉक्स गिनना शुरू कर दो, टोटल कितने बॉक्सेस आते हैं। ठीक है, एक बॉक्स का वैल्यू निकाल लो, एक बॉक्स का एरिया निकाल लो और नंबर ऑफ बॉक्स से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ये कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो। अब कहोगे सर वो क्या, वो कैसे करें? तो पहले एक बॉक्स का निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहां तक है ना ग्राफ तुम्हारा, एक बॉक्स का वैल्यू निकाल लो। तो अगर टाइम सेकंड में है तो इसके बीच में कितना बॉक्स है बेटा? 1 2 3 4 5, तो 2 से 4 तक 2 सेकंड हो गया, बाई 5 कर लो। तो एक बॉक्स का, 1 बॉक्स का आपको जो है टाइम वैल्यू पता चल गया, इतना सेकंड। अब स्पीड वैल्यू देख लो एक बॉक्स का, तो यहां तक 1 2 3 है, तो एक बॉक्स का हो गया 2/3 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉक्स का पहले एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ 1 बॉक्स, ठीक है, इज इक्वल टू जो है 2/3 हो गया इंटू 2/5 हो गया, तो 4/15 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ना मीटर स्क्वायर नहीं भाई, 2/3 है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर। तो ये एक बॉक्स का जो वैल्यू निकलता है, डिस्टेंस निकलता है 4/15 मीटर। अब सपोज करो कि यहां जो है, यहां पर तुम गिन लेना बॉक्स को, आधा आधा एक करके मानते चले जाना। मान लो कि यहां पर 60 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्स का 4/15 आ रहा है, 60 बॉक्सेस हैं, तो 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 70 बॉक्सेज हैं तो 70 से मल्टीप्लाई कर देना, 90 बॉक्सेज हैं तो 90 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जितना बॉक्स है उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अब कौन सा पार्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है? अब जरा सा इसको देखो, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है? कहां से कहां तक लगभग आपको स्ट्रेट दिख रहा है, वो आपको देख के कहां से कहां तक इसका जो है ग्राफ एग्जैक्टली स्ट्रेट आ रहा है, उसको आप देख लो, और वो जो है यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से देखो, जल्दी बताओ कौन दिखा रहा है, कितना से कितना सेकंड दिखा रहा है, जल्दी से देख के बताओ। हाँ जी बेटा, क्या समझ में आया? क्या क्वेश्चन था वो देख लो। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन? क्या ये दिखा रहा है? क्या ये दिखा रहा है? ये दिखा रहा है। कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है? आप ध्यान रखो डिसीजन करते वक्त कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम नहीं है कि यहां से यहां तक, अरे सर यहां से यहां तक स्ट्रेट आ रहा है तो ये यूनिफॉर्म हो ना जी, स्पीड टाइम है। यूनिफॉर्म मोशन कहां से कहां तक दिखा रहा है? तो लगभग इस एरिया में जो है, इस एरिया में बॉडी यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। जहां कहीं भी उसका स्लोप स्ट्रेट है वहां वो यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। अब एब्सोल्यूट स्ट्रेट तो है नहीं, जितना लगभग स्ट्रेट है वो यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स से ट्रिकी प्रॉब्लम्स होते हैं, दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना होता है। समझ रहे? चलो, तो ये प्रॉब्लम भी हमने आपको बता दिया। अगला प्रॉब्लम देख ले बेटा। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है, अब ये डिसाइड करो। ठीक है, पॉसिबल है कि नहीं है? एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। अब लो भाई, आप कहोगे सर हो ही नहीं सकता, जीरो वेलोसिटी पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन कैसे? जीरो वेलोसिटी पर तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, बॉडी चली ही नहीं तो एक्सीलरेट कहां से करेगी? ये कंडीशन कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल है बेटा। अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंक दिया, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी इसका क्या है? जीरो, लेकिन एक्सीलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं है?
एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि जब कोई भी बॉडी ऊपर फेंकी जाती है, मैक्सिमम हाइट पर जाती है, तो वेलोसिटी तो 0 होता है, लेकिन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब लो, बॉडी किसी सर्टेन डायरेक्शन में जा रही है और एक्सेलरेशन उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। है, बिल्कुल है। एक एरोप्लेन मान लो उड़ रहा है सर्टेन डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन उसका, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं है, बताओ ना। बिल्कुल है। तो दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, चलो बात समझ में आ रही है। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, है ना, लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं मोशन से, एनसीईआरटी का। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडी, अरे यार 42,250 किलोमीटर, बहुत बड़ा रेडियस है भाई, होता भी है। ठीक है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट्स टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके बेटा, ठीक है। रेडियस आपको दे दिया है, रेडियस आपको दे दिया है 42250 किलोमीटर। ओके, और 24 आवर में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है। टाइम भी दे दिया आपको। ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो भाई रेडियस दिया है, डिस्टेंस तो नहीं दिया ना। डिस्टेंस देता तो स्पीड निकाल लेते, बढ़िया रहता ना। डिस्टेंस दे ही देता, है ना, इजीली डिवाइड कर दे, निकाल लेते। अरे भाई नहीं दिया है तो क्या हो गया, सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं ना 2πr से बेटा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42250, इतना किलोमीटर हो गया। डी निकल गया। और टाइम आपको 24 आवर दिया हुआ ही है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन 2 इंटू 22/7 इंटू 42250/24, है ना, इतना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है। तो गुना भागा करके इसको जो है सॉल्व कर लेना। ठीक है। सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही थी तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है 42250 किलोमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। और टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो स्पीड निकल गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ओके बेटा। तो एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हमने आपको बता दिए, या जो भी क्वेश्चंस है वो हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया। उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, खुद को इंटेलिजेंट बनाएंगे, और आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं, है ना। तो खूब अच्छी तरह से पढ़ो बेटा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, बहुत इंटेलिजेंट बनो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, है ना। बाद में तो शिक्षकों का नाम आता ही है। ठीक है। पहले तो अपने माता पिता का ख्याल रखो, आप अपना ख्याल रखो आप। ठीक है। तो अच्छी तरह से स्टडी करो, और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें, और लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है। और वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ये सारी बातें तो सही है ही, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खूब मन लगा के पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।